हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो चलिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्ट एंड क्लासेस में। मैं हूँ रोहित कुमार। तो आप मेरे साथ आज का जो डेरिवेशन है उसको एक एक पॉइंट साथ में समझते हुए चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पिछला डेरिवेशन जो है इसी तरह से मजबूत कीजिए और क्या है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। जिन दोस्तों को नहीं समझ में आता है थोड़ा सा भी आप उसको रिवाइज कीजिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और 10%, 20%, 30% इस तरह बार बार रिवाइज करने से आपका 100% आपको न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन आने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा ही है निरक्ष पे देखेंगे। आज हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पे देखेंगे, किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करेंगे हम लोग निरक्ष पे, वो सारा कुछ हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से हम लोग इस डेरिवेशन को डिफाइन करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक बातों को समझते हुए। ठीक है, चलिए। दोस्तों, ये दो पॉइंट है, -q +q। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों पे दो आवेश रखा है विपरीत प्रकार के, -q +q। और ये है आपका निरक्ष स्थिति। ठीक है, यही आपका निरक्ष स्थिति है। ठीक है, यहाँ कोई बिंदु P लेंगे और P पे ही हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई होगी। इसी बिंदु पे हमको डिफाइन करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। ठीक है, चलिए डिफाइन करते हैं इस बिंदु पे। देखिए, ये है आपकी निरक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पे हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर डिफाइन करना है। तो किस प्रकार से, तो ये है इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु P पर ज्ञात करते हैं तो पहले उसका सेंटर पॉइंट ये है। और सेंटर पॉइंट ये क्या है, दोनों क्या है, 2a दूरी पे है, तो ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और जहां बिंदु P रखा रहता है, जहां बिंदु P रखा रहता है, यानी अक्ष पे देखेंगे तो जहां बिंदु P रखा रहता है वहां से, मतलब इस सेंटर से और इसकी दूरी क्या होती है, हमेशा r होती है। ठीक है, इसके सेंटर से P की दूरी हमेशा r होती है। आप लोग जाले अक्ष में देख के आइएगा एक बार कि इसके सेंटर से r दूरी पर P बिंदु स्थित होता है। ये बात सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको यहां से अब देखेंगे हम लोग कि दो आवेशों के, ठीक है, दो आवेशों के कारण किस प्रकार से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। दोस्तों, अगर देखेंगे -q के कारण अगर बिंदु P लेंगे यहाँ पे और +q आवेश के कारण बिंदु P पर, ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको मेटना पड़ेगा, साफा कर दिए हैं। फिगर आप लोग बढ़िया से बनाइएगा एग्जाम में। तो ये हुआ -q कारण P पर देखेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और +q कारण P पर देखेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस प्रकार से डिफाइन करेंगे तो आप लोग समझिएगा। मैंने क्या बताया था कि +q कारण जब हम लोग विद्युत क्षेत्र देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र किस प्रकार देखते हैं, +q के कारण मैंने बताया था कि +q कारण अगर आप विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो +q कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उससे दूर होता है। समझ में आई बात, +q कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उससे दूर होता है, यानी कि वो उसकी दिशा में होता है, उससे दूर होता है। समझ में आई बात। इसी प्रकार +q कारण और विद्युत क्षेत्र P पर उसके क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है,
किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर किस दिशा में होगा, यानी कि मैंने बताया था अक्ष पर कि माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसकी तरफ होगी, यानी कि जिधर माइनस क्यू रखा है उसी तरफ उसके क्षेत्र की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। मैंने अक्ष वाले में आपको बताया था। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके तरफ होगी। समझ में आई बात? तो उसके तरफ आप रख देंगे यहाँ पे, यहाँ क्यू है माइनस क्यू, यानी इसके तरफ होगी, यानी यहाँ पे होगा माइनस क्यू के कारण। ठीक है, ये बात दोस्तों आप सबको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेशन में प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, प्लस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों इतनी बात हमको सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां से मान लीजिए यहां से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब हमको इसके लिए वेक्टर आप जानना बहुत जरूरी होता है, और वेक्टर कक्षा 11 का सिलेबस है, तो वेक्टर जानना बहुत ही जरूरी होता है, उस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए वेक्टर पढ़ा जाता है। तो यहाँ से वेक्टर जानना जरूरी है। चलिए साइड में उसको भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से वेक्टर को डिफाइंड किया जाता है जब उसके दो घटक बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर देखिए यहां से यहां अगर यहां कोई घटक P है तो यहां से देख लीजिए P का यहां थीटा कोण बनाता है, तो थीटा के दिशा में यानी जिस ओर थीटा कोण बन रहा है उस तरफ जो घटक होगा P cos थीटा होगा, यानी थीटा के जिस ओर थीटा कोण बन रहा है उसका घटक जो होगा यानी उसकी तरफ होगा P cos थीटा होगा, और थीटा के विपरीत दिशा में यानी थीटा इस तरफ है तो इस तरफ जो घटक होगा वो होगा P sin थीटा। ये बात समझ में आया? यानी कि कहने का मतलब जिस तरफ थीटा कोण बनेगा उसी तरफ क्या होगा P cos थीटा, यानी इसे कहेंगे हम लोग क्षैतिज घटक। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज घटक। और जो इससे इस तरफ है इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो ये बात आपको दोस्तों समझ में आई होगी। तो इस तरफ यहाँ पे वही चीज लागू होगा, सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे वही चीज लागू होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसे इसी प्रकार आप इसे देख लीजिए कि यहाँ पे थीटा कोण है तो थीटा के दिशा में यानी थीटा की तरफ, तो थीटा की तरफ दोस्तों क्या बनेगा? E माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस के कारण, ठीक है, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र E cos थीटा, और जो यहाँ पे होगा E प्लस कॉस थीटा, यानी कि ये भी थीटा की तरफ है ये भी थीटा की तरफ है। तो यहाँ पे और साइन थीटा कहाँ बनेगा दोस्तों? साइन थीटा इधर बनेगा E प्लस साइन थीटा, और इधर जो है इसका जो क्षैतिज घटक होगा इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा ये इधर होगा E माइनस क्यू कॉस साइन थीटा। ठीक है, ये बनेगा। तो ये दोस्तों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लेकिन हमने करके दिखा दिया है। तो इसका जो E नेट होगा अब हमको E नेट दिखाना है। इतनी बात आपको समझ में आएगी, मोटी मोटी बात, इतनी बात आपको एकदम समझ में आई होगी। ठीक है,
इतनी बात आपको समझना है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, मैंने कहा था कि आपको वेक्टर फॉर्म में जब भी घटक निकालते हैं आप लोग, तो थीटा कोण जो बनता है, यानी जिस दिशा में जिस एंगल पे कोण बनेगा उसकी तरफ क्या होगा, कॉस थीटा यानी क्षैतिज घटक, और उससे दूर यानी उसके थोड़ा सा दूर विपरीत दिशा में जिस तरफ एंगल नहीं बन रहा है उस तरफ होगा साइन थीटा यानी ऊर्ध्वाधर घटक। बात समझ में आए? तो यहाँ पे देखिए एंगल की तरफ यानी कॉस थीटा और एंगल से दूर यानी साइन थीटा। इतनी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। ये माइनस क्यू के कारण पी क्यू कॉस थीटा और ये प्लस क्यू के कारण ई क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो इन सब का दोस्तों इनकी जो दिशा है वो एक ही तरफ है। बात समझ में आया? जो इनकी दिशा है वो एक ही तरफ है, दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही तरफ है। तो दोनों जब विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही तरफ होगी तो उसको हम क्या करेंगे, इनका कुल विद्युत विभव मतलब कुल क्षेत्र निकालेंगे कि कुल ई नेट कितना आता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखिए यहाँ पे क्या होता था, हो चुका है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हमको जरूरत क्या है, देखिए जब किसी बिंदु P पर हम लोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, r दूरी पर कोई बिंदु P है, जब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो हम लोग फार्मूला क्या सीख रखा है, KQ बटे R स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फार्मूला ज्ञात करके पहले से रखा है, ठीक है। तो इस तरह आप समझिएगा इसको, तो इसी प्रकार ये होगा। अब सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे Q माइनस Q से P की दूरी कितनी है, ये हमको डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो डिफाइन किस प्रकार से किया जाए, तो देखा होगा यहाँ पे ये एंगल देखा होगा, आप इस ट्रेंगल को देखिए यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। इस ट्रेंगल को देखिए और इस वाले ट्रेंगल को ऐसे देखिए, तो दोनों में क्या होगा, ट्रेंगल बन रहा है। तो इन ट्रेंगल में हमको ये भुजा चाहिए कि कितना होगा, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस पर में पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समझ में आई बात? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें निकल के आएगा ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा कर्ण निकल के आएगा। बात समझ में आया? ये हमारा कर्ण निकल के आया, यानी कि हमको ये दूरी पता चल गई, माइनस क्यू से प्लस क्यू से पी की जो दूरी है वो कितनी है, कितनी है, ठीक है। ये बात समझ में आया? तो यहाँ से प्लस क्यू कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र यानी E प्लस क्यू बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपका निकल के आएगा ई क्यू प्लस क्यू, तो यहाँ से निकल गया के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया? इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण ये सब आप लिख लीजिएगा, तो E माइनस क्यू बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई दोस्तों? ये बात आपको समझ में आई क्या? तो यहाँ पे cos थीटा था, आपको यहाँ भी cos थीटा लेना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ये बात E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा, इतनी बात हमको समझ में आ चुकी है। यहाँ पे कॉस थीटा लगा लीजिएगा, यहाँ भी कॉस थीटा, ठीक है। ये बात, अब हमको ई नेट निकालना है, ई नेट निकालना है, तो क्या करेंगे, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। ये बात समझ में आया? तो दोनों का मान उठा के आपको वैल्यू पुटअप करना है और कुछ नहीं करना है। तो मान उठा के आपको वैल्यू पुटअप कर देना है। तो इसी समीकरण में इन दोनों का मान उठा के रखना है, यानी जिसके बराबर जो दिया है। तो के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसका भी मान उठा के इसी में रख दीजिए, के क्यू बटे अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी कॉस थीटा है और यहाँ भी कॉस थीटा है, तो यहाँ पे देंगे यहाँ पे 2k³ कॉस थीटा बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको आप डिफाइन करना। अब हमें थोड़ा सा जरूरी बात ये लगी आपको, यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी बात ये है कि हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा साइड में डिफाइन कर लेते हैं कि कॉस थीटा बराबर हम यहाँ क्या लिखेंगे। दोस्तों अगर आप देखें, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये एक रेखा हो गई -q से +q और ये एक रेखा हो गई, दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब दोनों समांतर रेखाओं पे जब कोई कोण बनता है, यहाँ पे देखिए ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ से यहाँ हम इसको समझ लेते हैं कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा बनेगा। बात समझ में आया? अगर ये कोण थीटा है तो इस त्रिभुज की बात करेंगे हम लोग। जब इस त्रिभुज की बात करेंगे, ये कोण थीटा है, तो दोस्तों यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, ये अलंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ये थीटा है तो कॉस थीटा हम देखेंगे। कॉस थीटा का जो हम लोग पर में पढ़े हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, लाल बटे का से आधार बटे कर्ण होता है, ये फार्मूला होता है। तो आधार इसमें क्या है, आधार ये है ए है और कर्ण क्या है दोस्तों, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा कर्ण है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पा गए हैं, तो यहाँ पे रख लेंगे खटाक से कॉस थीटा बराबर 2k³ कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान रखना है हमें यहाँ पे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे कॉस थीटा का मान ए बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कॉस थीटा का मान हो जाएंगे। तो आगे हमें क्या मिलेगा, 2k³ बटे, दोस्तों यहाँ रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, समझ में आया? स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो स्क्वायर रूट को जब कैंसिल कर देगा, यहाँ पे ये रूट जब किसी के ऊपर पावर में जब किसी के ऊपर स्क्वायर होता है तो रूट को कैंसिल कर देता है। समझ में आई बात? इसी तरह यहाँ कैंसिल कर देगा तो हमें मिलेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 और यहाँ पे अंडर रूट, सॉरी रूट हटाओ यहाँ से, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पे ए है ऊपर, इतनी बात समझ में। रूट को हटाते हैं तो 1/2 पावर हो लग जाती है। रूट का मतलब ही पावर होती है 1/2। जैसे रूट है तो रूट को जब किसी संख्या के ऊपर से हटाते हैं ना तो पावर 1/2 लग जाती है। बात को समझिएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे रूट हटाएं तो पावर 1/2 लग गई है। अब देखिए सेम चीज का हमने बताया था, या बता देते हैं, यहाँ पे सेम चीज को जब गुणा करेंगे ना तो जैसे 1/2 इसकी पावर है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार आपका बेस समान होता है तो पावर क्या होती है, दोनों की जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे एक में यानी 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाए। कैसे हुआ, 2 × 2 1 3/2 हो जाता है। तो ये बात समझिएगा, ठीक है। दोनों पावर समान है, 1 और 1/2 को जोड़ दीजिए, 2qa × k बरे, ये दोनों समान है तो ये आपका इस प्रकार से होगा, 3/2 हो जाएगा। बात समझ में आया? आपको इतनी बात समझ में आई? आई होप कि दोस्तों आपको भली भांति इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और यहाँ पे फिर वही सिस्टम हो गया दोस्तों। इस सिस्टम ये हो गया कि ए दूरी आर की तुलना में, ए दूरी जो है आर की तुलना में बहुत छोटी है, यानी आर दूरी जो है बड़ी है ए की तुलना में। ये पहले ही बता चुके हैं उस डेरिवेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे आर बड़ा है ए से साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2qa बटे आर स्क्वायर और ये 3/2 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2qa × k बटे, इसको जब गुणा कराएंगे 2 से 2 कट जाएगा, घात घात गुणा हो जाएगी, तो यहाँ आएगा r³ आएगा। और 2aq की जगह हमने p पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, p पढ़ रखा है, तो kp बटे r³, ये हमारा निकल के आया ई नेट बराबर, ठीक है। ई नेट बराबर हमारा निकल के आया kp बटे r³। ये कब होगा, निरक्ष पे होगा,
ये बात समझ में आया आप सभी के? तो ये सब निरक्ष पे होगा, ठीक है ना। तो ये आई होप कि दोस्तों ये डेरिवेशन सबको समझ में आया होगा। तो इसके आगे का मैटर देख लेते हैं। इसके आगे का मैटर यानी P बिंदु पे ज्ञात किए हैं, तो P की दिशा किस प्रकार से हम लोग संबोधित करें या किस प्रकार से P की दिशा को डिफाइन करेंगे। तो देखिए P की जो दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, ठीक है। P की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, समझ में आई बात। तो P का जब एकांक सदिश हम लोग लेंगे, यानी P का एकांक सदिश जब हम लोग लेंगे तो ये ऐसे लेंगे, P वेक्टर का एकांक सदिश, यहाँ पे लिख लेंगे P वेक्टर का एकांक सदिश। तो एकांक सदिश हम लोग इस प्रकार लेंगे, तो P की दिशा किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, यानी P की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, मतलब इधर से इस तरफ जा रहा है, इसकी दिशा इस तरफ होगी। बात समझ में आया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे बिंदु P पे हम ई नेट निकाले हैं, तो ई नेट विद्युत क्षेत्र के में इसकी दिशा किस प्रकार होगी, तो ये इसकी विपरीत दिशा में होगा। ई नेट जिस प्रकार लगता है उसी तरफ P की दिशा होती है, तो यहाँ पे इसके विपरीत होगी, यानी विपरीत होगी, ये हो जाएगा माइनस का, ऐसे हो जाएगा माइनस का P वेक्टर। तो ये इसके विपरीत दिशा में लगेगा, ये बात समझ में आया। तो इसके विपरीत दिशा में लगेगा, यानी हम इस चीज को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे ई नेट बराबर KP बटे आर क्यूब ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये दिशा को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आई होप कि इस डेरिवेशन आप सबको समझ में आया है। मैंने कहा था इसकी दिशा इस तरफ होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इस तरफ है, तो इसकी भी दिशा इस तरफ होगी, यानी इसके विपरीत होगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ये हुआ हमारा निरक्ष की स्थिति में आया, ठीक है। ये हमारा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र आया। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे आप दोस्तों, 1 से 2 बार कीजिएगा, आपको 100% ये डेरिवेशन आ ही जाएगा। बात समझ में आया। तो मेरे ख्याल से ये दोस्तों ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। हम लेके चलेंगे अगले डेरिवेशन में, आपसे मुलाकात होगी और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे से अच्छे तरीके और एकदम सिंपल तरीके से इन सबको, ठीक है। तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी किया करिए आप लोग, और वीडियो को पूरा देखें और अपना रिवाइज क्लास जरूर करें। ये न मत सोचिएगा कि हमको ये सब आता है, ठीक है, रिवीजन करने में क्या जाता है, ठीक है। तो बात समझिएगा। तो सारा एक एक पॉइंट्स आप देखिए, और जो बच्चे वैसे हैं आपको अच्छा लगता है तो आप नोट्स भी अपना तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ आप पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, आपको जो भी सिंपल लगता है आप वहीं से पढ़िए, ठीक है। तो आप सब वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और जो नए व्यूवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप सबको फ़ायदा हो। और इस तरह से यूपी बोर्ड की तैयारी आप करते रहिए, तो इस तरह से आपको डेरिवेशन मिलता रहेगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, और आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।